हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज का जो लेक्चर है खास तौर से हम बात करने वाले हैं केस स्टडीज़, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही मेजर पार्ट होता है। और केस स्टडीज़ हम रेफ़र कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ट्रेन योर ब्रेन नाउ जो है ये मैंने खास तौर से बनाया है क्लास 11th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, CUET की प्रिपरेशन के लिए, GK के लिए, पर्सनालिटी के लिए। तो जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे आपके लिए शेयर करती हूँ। सो इफ़ यू हैव नॉट शेयर दिस चैनल, प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद से इन्हें समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैं आपके लिए बनाती हूँ जो कि आपकी अपनी कभी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आपको हेल्प करें। चलिए आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की खास तौर से केस स्टडीज़ पे हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करना है। दैट इज़ डेफिनेटली यू हैव टू गो इन द रिवर्स ऑर्डर। तो जो भी केस है उसको रिवर्स पढ़ना है, उसका लास्ट की जो लाइन्स हैं उनको पहले पढ़ना है और उसके बाद आपको केस पे जाना है। तो केस स्टडीज़ को समझने का तरीका अभी मैंने आपको बताया, साथ में सारी ही केस स्टडीज़ को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप प्रिंसिपल्स को लर्न कर सकते हैं। बिकॉज हेनरी फ्योल की जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सारी हैं, 14 को याद कर पाना मुश्किल भी है। तो एक बहुत ही ईजी सा कोड है और उस कोड से आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को आप याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, विच इज़ ऑन केस स्टडीज़। सो आई होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू। लेट्स स्टार्ट। So now let's begin the 15 case studies for principles of management. The first case is Rishabh, a manager, very often speaks to people at all levels, passing on instructions regarding his department and also the other departments. Which principle of management is being overlooked? आपको हिंट दे रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला है तो हेनरी फ्योल भी हो सकता है या FW टेलर भी हो सकता है। और साथ में आप देखिए 2-3 यहाँ पे सेंटेंसेज या 2-3 फ्रेजेस ऐसे हैं जिनको देख के आपको क्लैरिटी हो सकती है ये कौन सी प्रिंसिपल है। So I'm giving you 5 seconds to analyze and also to give the reason. देखिए जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्यों है? तो यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है स्केलर चेन कैसा होता है। स्केलर चेन यही कहता है कि कोई भी आपको कन्वर्सेशन करना है, इंटरेक्शन करना है तो आपको चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो ऋषभ एक मैनेजर है वो गलती क्या कर रहा है कि वो सारे ही लोगों पे किसी भी लेवल पे जो भी जहाँ पे भी है उनसे जाके बातचीत कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस बता रहा है, जो कि गलत है। तो वॉयलेट एक जो प्रिंसिपल यहाँ पे हो रही है दैट इज स्केलर चेन। और स्केलर चेन दोबारा बता देती हूँ आपको, स्केलर चेन का ये मतलब है कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको फॉर्मल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए करना है। अगर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट की किसी पर्सन से बात करनी है इमरजेंसी सिचुएशन में तो फिर हम गैंग प्लैंक का यूसेज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, गैंग प्लैंक का यूसेज किया जाता है जब भी हम स्केलर चेन में कोई इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। चलिए सेकंड केस देखते हैं। इन सिमरन लिमिटेड एन एम्प्लॉई हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज सैलरी बट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द आउटपुट एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। देयर वाज सम डिस्प्यूट ऑन दिस फॉर अ while. Eventually the organizational interest was given priority over employees' interest. Name the principle related to this situation. So 5 seconds, after that I'll explain you the question as well as I'll give you the correct answer with reason. ओके सी यहाँ पे कह रहे हैं कंपनी है, सिमरन लिमिटेड है, जहाँ पे कि एम्प्लॉई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मेरी सैलरी बढ़ जाए। बट जो ऑर्गेनाइजेशन जो सिमरन लिमिटेड है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमें अपने जो आउटपुट है, जो हमारा प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट का मतलब ये है कि जिस कॉस्ट पे बाकी कंपनीज इंक्रीज कर प्रोडक्शन को और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हुए चल रही हैं वैसे ही हमें करना है। अब इसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ और अल्टीमेटली क्या डिसाइड हुआ कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जो कंपनी के फ़ायदे की बात है उसको प्रायोरिटी मिलेगी और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को नहीं। तो ये जो प्रिंसिपल है दिस इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ही ये होता है, हेनरी फ्योल की प्रिंसिपल है कि आपको अपने आप मतलब एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट को, अपनी जो उसकी फ़ायदे की चीज़ें हैं उनको लोअर लेवल पर रख के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी के बेनिफिट में सोचना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने अपनी सैलरी को अल्टीमेटली उस पर ना ध्यान देते हुए उसने इसी पे ध्यान दिया कि किस तरह से हम कंपनी के जो आउटपुट है उसको बढ़ाएं एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, विच मीन्स नॉट वेरी हाई प्राइस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो इस तरह से आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इसी तरह से केसेस आते हैं, कुछ केसेस आपको शॉर्ट मिलते हैं, कुछ लेंदी होते हैं, बट मेन थिंग इज यू हैव टू गो थ्रू द लास्ट लाइन एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द कीवर्ड्स। जैसे यहाँ पे जो कीवर्ड था दैट वाज मैक्सिमाइज आउटपुट एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट और लास्ट वाली लाइन इवेंचुअली। सो दीज 2 लाइन्स आर वेरी क्लियर जिससे आपको आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है। सो मेक श्योर आप इसी तरह से इन केस स्टडीज़ को पढ़ते रहते हैं। थर्ड केस को हम देखते हैं।
ओके, नाउ दिस इज अगेन एक लेंदी केस मैंने आपके लिए लिया है जिससे आपको क्लैरिटी हो. आई एम रीडिंग इट फॉर यू. नीरज इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन IT कंपनी. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज ज्वाइनिंग मेहुल हिज प्रोजेक्ट मैनेजर. तो नीरज जो है वो सबॉर्डिनेट है, मेहुल उसका सीनियर है. टेल्स नीरज दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क ही विल कम अक्रॉस मैनी अपॉर्चुनिटीज़. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी विच में टेम्प हिम. बहुत ज़्यादा उसे ऐसा सोच हो सकती है उसको कि ही माइट मिस यूज़ हिज पावर्स फॉर इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट. वो अपने या अपनी फैमिली के बेनिफिट पे काम करेगा एट द कॉस्ट ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के इंटरेस्ट को ना ध्यान देते हुए वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर सकता है. इन सच सिचुएशन ही शुड रादर एग्जिबिट exemplary behavior as it will raise his stature in the eyes of the company. Also, for interacting with anyone in the company on official matters, he should adopt the formal chain of authority and communication. Identify and explain the various principles of management that Mehul is advising Neeraj to follow. So 5 seconds for you to understand and answer. तो दोबारा से मैं आपको केस समझा दे रही हूँ. एक पर्सन है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब पे आया है कंपनी के अंदर. उसका एक सीनियर है मेहुल. तो वो उसे 2 चीज़ें समझा रहा है. पहली बात ये कि जब भी आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में आते हो जहाँ पे आपको अपने पर्सनल बेनिफिट पे ध्यान जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आप छोड़ने वाले हो, तो ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू गो फॉर दोज थिंग्स जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में है, क्योंकि इससे आपकी जो वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगी. और दूसरी चीज़ एक और बताई कि अगर कभी आपको कोई कम्युनिकेशन करना है तो आपको फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना है. तो जैसे यहाँ पे नीरज हैं, उनको कोई बात बतानी वो मेहुल को बताएंगे, मेहुल के अगर कोई सीनियर मान लीजिए प्रखर हैं तो वो उनको बताएंगे. तो इस तरह से चेन ऑफ कमांड हमको फॉलो करनी है. तो आप देखिए, जो मैंने पहले 2 केसेस आपसे बात करी थी, केस 1 और केस 2, वही दोनों यहाँ पे आंसर्स हैं. यहाँ पे पहला आंसर इज स्केलर चेन और दूसरा आंसर जो है वो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल है. तो आप जो सबॉर्डिनेशन वाला लाइन्स हैं उसे आप ऊपर चेक कर सकते हैं. लाइन इसमें आ रही है, हिम टू मिस यूज हिज पावर्स फॉर इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ लार्जर जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और दूसरी वाली आ जाती है, ही शुड अडॉप्ट द फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन. तो ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लैरिटी आ गई होगी किस तरह से आपको केस करना है. चलिए नेक्स्ट केस पे देखते हैं. Yes, the next case is Telco Limited is manufacturing files and folders from old cloths to discourage use of plastic fields and folders. तो प्लास्टिक को ना यूज़ करते हुए ये लोग फाइल्स और फोल्डर्स बना रहे हैं पुराने कपड़ों से. फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल. आसपास के जो गाँव में जो लोग रहते हैं वहाँ से उन्हें बुला के उनको जॉब देते हैं. एंड एम्प्लॉय हरीश डिज़ाइंड अ प्लान फॉर कॉस्ट रिडक्शन. एक एम्प्लॉय आया है जिसकी कोशिश क्या है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, बट इट वॉज नॉट वेलकम बाय द प्रोडक्शन मैनेजर. तो एक एम्प्लॉय आया, उसने एक आइडिया दिया कि हम कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं और जिससे हमारा जो प्रोडक्शन बनेगा वो कम कॉस्ट पे हो जाएगा. बस उसके इस इनिशिएटिव को, उसके इस आइडिया को अप्रेज नहीं किया जाता. अनदर एम्प्लॉय गिव हिम सम सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट अप्रिशिएटेड. तो दोनों ही की बातों को अप्रिसिएशन नहीं दिया जा रहा है. आपको आइडेंटिफाई करना है. 5 सेकेंड्स फॉर यू. येस, द आंसर हियर इज़ इनिशिएटिव. देखिए, मैंने आपको मेन लाइंस जो हैं वो हाईलाइट कर दी हैं. पहली बात तो डिस्करेज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक फील्ड्स एंड फोल्डर्स. अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहीं से आपको पूछ लिया जाता है तो ये आपको वैल्यूज़ बेसिक भी क्लियर ही हैं कि आपको डिस्करेज करना चाहिए प्लास्टिक को, और जो जूट है या क्लॉथ है उसको हमें ज़्यादा यूज़ करना है. दूसरा जो हमारा मेन पार्ट है कि इनिशिएटिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो 2 बातें यहाँ पे आती हैं. वन इज़ कि जो हरीश थे उन्होंने एक आइडिया लेके आए थे कि कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे. जो आइडिया था उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला था. और इसी तरह से एक और एम्प्लॉय था, उसने भी इम्प्रूवमेंट बताया डिज़ाइन में, उसके आइडिया को भी अप्रिशिएट नहीं किया गया था. तो जो प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रही है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, जो यही कहती है कि अगर आपका एम्प्लॉय कोई सेल्फ मोटिवेशन करता है, अपनी तरफ से कुछ आइडियाज़ देता है, सजेशंस देता है, तो आपको उसे रिवॉर्ड करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए. और अगर उस इनिशिएटिव से, उसकी उस मेहनत से, उस सजेशन से कंपनी को कुछ फ़ायदा होता है तो आप उसे रिवॉर्ड करो इन मॉनेटरी टर्म्स एज वेल. तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा केस स्टडीज इसमें बनती हैं. अगले केस पे चलते हैं. So our next case is Khandelwal Limited, a tire manufacturing concern has been established for more than 10 years. 10 साल से एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है चल रही है. Having made good profits in the past, the company wanted to expand. कंपनी के पहले प्रॉफिट्स बहुत अच्छे थे, अभी हाल में ही प्रॉफिट्स अच्छे हैं और कंपनी जो है आगे बढ़ना चाह रही है. तो अब देखिए, मैं केस भी आपको समझा रही हूँ और साथ में हम लास्ट लाइन ज़रूर पढ़ें. तो लास्ट लाइन यहाँ पे कह रही है विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड. तो अब हमें फ्यूल की कुछ भी नहीं सोचना कि फ्यूल की 14 प्रिंसिपल्स कौन सी थी, कौन सी यहाँ पर रिलेट हो रही है.
वी डू नॉट हैव टू गिव एनी हीड टू दैट, वी हैव टू जस्ट वरी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने इस बार बोनस डिक्लेयर नहीं किया है। सो एंड हेंस ही डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर। द वर्कर्स गॉट एजिटेटेड एंड ट्रेड यूनियंस डिक्लेयर्ड स्ट्राइक। तो जो ट्रेड यूनियंस से उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने ये बोला कि हमारे जो बोनस हैं और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें मिलनी चाहिए। द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इट टू देयर डिमांड्स विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड। तो हो सकता है आप जनरली अगर सोचें, अगर आप हेनरी फ्योल पे जा रहे हो तो आप इसे डिसिप्लिन मान सकते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन में यही होता है कि जो भी आपने प्रोमिसेस करे हैं वो फुलफिल करें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। अगेन आई एम गिविंग यू 5 seconds टू आइडेंटिफाई। ओके, यस, द करेक्ट आंसर इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे उनसे पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 4 प्रिंसिपल्स आते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए, मेन लाइंस आपको पढ़नी है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए थे लास्ट में, बट उन्होंने उसके बाद भी बोनस डिक्लेयर नहीं किया पिछले साल के लिए, जिसकी वजह से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एजिटेट हो गए। एजिटेट मतलब परेशान हो गए, गुस्सा हो गए। ट्रेड यूनियंस ने काम करना छोड़ दिया, उन्होंने अपना बोनस मांगा, कहा कि भाई बाकी जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती थी वो भी नहीं मिली हैं। तो इस वजह से मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्होंने उनकी डिमांड्स पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, ना उनको कोई भी पैसा एक्स्ट्रा दिया। तो यहाँ पर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो है वो वायलेट हो रहा है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल है टेलर की, उसमें यही कहा जाता है दैट देयर शुड बी हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब आपस में एक दूसरे का W और M, दैट इज द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की एक प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो कॉम्पिटिशन बट देयर शुड बी कोऑपरेशन, दोनों के बीच में कॉपरेशन हो। ओके, सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को यहाँ पे जब आगे हम इसमें बात करते हैं, दूसरी बात जो आती है दैट इज़ कि आपको मेक श्योर ये करना है कि अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं तो वो आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करने हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमें बताई जाती है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। आप इसे NCERT से भी चेक कर सकते हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे लाई भी हूँ, NCERT का एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये वाली प्रिंसिपल आपको इस केस से रिलेट होती हुई दिखेगी। देखिए, ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आप पढ़ भी सकते हो। टेलर कॉल फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजर एंड वर्कर। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स should transform their thinking in such a situation. Even trade unions will not go ऑन स्ट्राइक। तो दोनों ही लोगों को अपने जो प्रोमिसेस हैं उन्हें फुलफ़िल करना है। आपने प्रॉमिस किया है कि गेंस को शेयर करेंगे, तो दैट यू शुड डू। तो इस तरह से आपको NCERT की जो बुक्स हैं उनसे रेफरेंस ज़रूर निकालना है। हर चीज़ को पढ़िए, बुक को पढ़िए अच्छी तरह से, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप ज़रूर हमें यहाँ पे बता सकते हैं। प्लीज़ डू गिव अ लाइक टू द वीडियो। आई एम एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना मुझसे पॉसिबल हो मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, और इससे मुझे भी अच्छा लगता है एंड आई एम वेरी श्योर कि दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू एज़ वेल। चलिए अगले केस पे चलते हैं, अगला केस देखते हैं। सो द नेक्स्ट केस इससे भी लेंदी वाला केस है। मैं इसलिए बड़े बड़े केसेस लाई हूँ जिससे आपका जो भी एक डर है केस स्टडीज़ के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। गौरिका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑर्गेनाइजर फॉर अ वीक लॉन्ग कल्चरल इवेंट। ये गौरिका है जो कि अपॉइंट हुई है चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे एक इवेंट होने वाला है। चलिए पहले लास्ट लाइन पे चलते हैं। आइडेंटिफाइड टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगी, साथ में आपको टेक्निक्स बतानी है। तो टेक्निक्स होती हैं हेनरी फ्योल की नहीं, टेलर की टेक्निक्स हैं, उन पर ही बात करेंगे। केस आगे देखते हैं। बीइंग अ स्टॉन्च फॉलो ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, शी डिसाइड्स टू एग्जीक्यूट हर वर्क बाय पुटिंग इनटू प्रैक्टिस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो वो कोशिश ये कर रही हैं कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को पूरी तरह से यूज़ करें। ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशंस शी इज़ एबल टू डिटरमाइन दैट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द सिक्योरिटी ऑफिसर एट द गेट टू चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ ईच विजिटर इज़ 30 seconds। हर पर्सन को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है उसके जो भी डिटेल्स हैं उनको चेक करने के लिए 30 seconds का टाइम लगता है एक सिक्योरिटी ऑफिसर को। सो शी डिसाइडेड टू एम्प्लॉय 2 persons। उनकी कोशिश ये होती है कि 2 लोगों को वहाँ पे जॉब पे रखें फॉर एवरी फंक्शंस अलॉन्ग विद द अदर नेसेसरी सपोर्ट स्टाफ। शी कंसिडर्स द फैक्ट दैट एवरी डे द फंक्शंस विल टेक प्लेस इन 3 shifts of 4 hours each. Therefore, it is important to give breaks to the support staff even in a single shift to make his or her lunch, etc. Moreover, on introspection, she determines that the best way to distribute refreshment boxes to the visitors will be to hand it over to them at the exit gate, as it would help to save time and eliminate any kind of confusion. Identify the techniques. तो बहुत सारा इस केस में है, आप एक बार दोबारा से पढ़िए, टाइम लीजिए और आंसर बताइए। पहले मैं आपको बता देती हूँ वर्क स्टडी क्या है। तो जो हमारी 4 मेन स्टडीज़ आती हैं टेक्निक में, वही यहाँ पे कवर हो रही हैं। मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो हो सकता है उसी से रिलेटेड आंसर है, वो आपको ज़रूर देख के बताना है। सो टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द केस वंस अगेन एंड टेल मी द स्टेटमेंट्स ऑल्सो एज वेल, कि जिनसे आपको आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट कौन सी
जो स्टडी है उसको हाईलाइट कर रही है। यस, सो वी आर एनालाइजिंग द आंसर। ये जो लेडी हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करना चाह रही हैं। सबसे पहले आप देखिए जो आंसर है दैट इज़ टाइम मोशन ऑफ फटीग। टाइम मोशन ऑफ फटीग, फटीग आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। उन्होंने बोला अभी कि 3 शिफ्ट्स लग रहे हैं, 4 आवर्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम है, तो बेटर ऑप्शन हमने ये देखा कि हमें लोगों को बीच बीच में ब्रेक देने हैं। सो ब्रेक इज़ नथिंग बट फटीग स्टडी। मोशन के लिए आप देखिए उन्होंने बोला कि लास्ट में जो ब्लू में मैंने चेक करा हुआ है, ब्लू वाला जो है वो ये बता रहा है कि उन्हें रिफ्रेशमेंट के बॉक्सेस बांटने हैं विजिटर्स को, और उन्होंने यही सोचा कि हम इनको गेट पे ही देंगे। इससे फ़ायदा आप देखिए लास्ट वाली लाइन है, सेकंड लास्ट, एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, सेव टाइम। तो दोनों ही चीज़ें आपके मोशन स्टडी को बता रहे हैं कि अननेसेसरी इमोशंस जो हैं उनको हमें रिड्यूस करना है। टाइम स्टडी इनिशियली आप देखिए उन्होंने करा था, उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम बनाया कि कितनी देर में कैसे एक काम हो पा रहा है, 30 सेकेंड्स में उन्होंने देखा, फिर अकॉर्डिंगली उन्होंने वहाँ पे पर्सोनल जो है वो बढ़ा दिए। तो ये जो है वो टाइम स्टडी को हाईलाइट कर रहा है। तो टाइम, मोशन, फटीग, मेथड, ये सारे जो होते हैं ये आपके वर्क स्टडी में आते हैं। सारी ही टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सप्लेन द वर्क स्टडी, तो आपको ऐसे में टाइम, मोशन, फटीग एंड मेथड स्टडी चारों को ही समझाना होता है। तो इस केस को आप दोबारा समझ सकते हैं। टाइम इज़ नथिंग बट डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम, मोशन स्टडी इज़ अननेसेसरी मोशंस को अवॉइड करना, फटीग स्टडी इज़ गिविंग रेस्ट इंटरवल्स। चलिए अगला केस जो है वो मैं आपके लिए एक छोटा सा केस लाई हूँ जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। इन वन ऑफ हिज प्रिंसिपल्स टेलर सजेस्टेड दैट जॉब परफॉर्मेंस शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन विल और विश ऑफ पर्सनल इंट्यूशन ऑफ द मैनेजर। सो 5 seconds टू एनालाइज दैट। येस, आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर। ये है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं साइंटिफिक इंक्वायरी करना है आपको, लोगों के कहे अनुसार या लोगों को क्या परसेप्शन हो रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या सिक्स सेंस है, उन सब पे हमें नहीं चलना है। ये टेलर का कहना था कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी एग्जीक्यूशन करने वाले हो, दैट शुड बी साइंटिफिकली इंक्वायर्ड। आपको लॉजिकल रीजनिंग करनी है, एनालिसिस करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एंड देन ओनली यू शुड बी कमिंग टू अ कंक्लूजन। Okay, next case is case number 8. In a factory, the toolbox was kept under the table of every worker. Whenever worker needed tools, he had to bend tape out of tool from the toolbox and keep it back after use. The newly appointed supervisor observed it and suggested to keep a stool near every worker's chain where toolbox can be placed so that the worker do not waste their energy in bending again and again. Identify the technique highlighted. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक केस ये दिया गया है कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे टूल बॉक्स रखा रहता है, और टूल बॉक्स है क्या कि जहाँ पे वर्कर खड़ा है उसके नीचे की तरफ हो सकता है कोई कैबिन हो, वहाँ पे रखा हुआ है। तो एक जो पर्सन है, नया अपॉइंटेड सुपरवाइज़र है, उसकी कोशिश ये थी कि हम उस टूल बॉक्स को ऊपर कर दें जिससे कि वर्कर्स को बार बार इधर बेंड नहीं करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो आई एम गिविंग यू 5 seconds टू एनालाइज अगेन। आप मुझे उसका रीज़न भी दीजिए, केस को दोबारा पढ़िए और बताइए कि क्या आंसर होगा। यस, अब देखिए उसने टेक्निक पूछा है, टेक्निक आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे जो टेक्निक है दैट इज़ मोशन स्टडी। इन केस योर आंसर इज करेक्ट, इट्स अ स्टार फॉर यू। सी वाई मोशन स्टडी? बिकॉज वो अननेसेसरी मोशन हो रहे हैं। अगर आपका कोई सामान, मान लीजिए आप जहाँ पे भी टेबल पे अभी अगर बैठे हैं तो टेबल के नीचे कहीं पे कोने में रखा हुआ है, आपको बार बार वहाँ पे झुक के सामान को उठाना है, फिर ऊपर आपको काम करना है, फिर सामान उठाना है, रखना है, तो इट इज़ कॉजिंग अननेसेसरी मोशंस। और यही इनका कहना था टेलर का कि एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी मोशंस हैं, जो अनप्रोडक्टिव हैं, उनको कम करना है, जो नेसेसरी हैं उतने ही मोशंस हो। 3 तरह के मोशंस बताए थे, वन इज़ प्रोडक्टिव, दूसरा इंसिडेंटल, तीसरा इज अनप्रोडक्टिव। तो अनप्रोडक्टिव इज अननेसेसरी, दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड। प्रोडक्टिव मोशंस जो हैं वो नेसेसरी है। टूल बॉक्स सामने रखा है और आपको उसमें से मान लीजिए कुछ सामान निकालना है, सो दैट यू हैव टू डू, सो दैट इज अ नेसेसरी मोशन दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट। एंड सम इंसिडेंटल, अचानक से बॉस ने बुला लिया तो आप वहाँ गए, तो दैट इज इंसिडेंटल। I hope you are getting those case studies. We are moving on to the next one, that is case 9. Mr. Mukesh used to manufacture shoes by employing labor who were easily available. When his son, after completing his MBA, joined the business, he analyzed that if he used capital-intensive method by using a machine, it will reduce the cost and the quality of shoes will also improve. Which technique of scientific management is used by his son? So 5 to 10 seconds I am giving you to analyze the answer.
देखिए, अगेन आपसे साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक पूछी जा रही है। केस में क्या बता रहे हैं कि मिस्टर मुकेश हैं, वो जूते बनाते हैं और उनके यहाँ लेबर आता है जो कि आसपास ईजिली अवेलेबल है। अब उनका जो बेटा है वो एमबीए करके लौटा है और उसने ये एनालाइज़ किया, आइडेंटिफाई किया कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है। अब देखो, कैपिटल इंटेंसिव मेथड कौन से होते हैं? जिसमें हम मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। दो तरह के मेथड्स होते हैं, वन इज़ कैपिटल इंटेंसिव, द अदर वन इज़ लेबर इंटेंसिव। तो ऑलरेडी इनकी फर्म में जो था लेबर इंटेंसिव वर्क चल रहा था, लेबर्स को वो काम पे लगा के काम कर रहे थे। अब उन्होंने ये बोला कि हमें कैपिटल इंटेंसिव करना है, विच मीन्स कि हमें मशीन्स को यूज़ करना है। तो नाउ दे आर आस्किंग यू जिससे कौन सा ऐसा मेथड हो जिससे कि उनकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए और क्वालिटी ऑफ शूज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। सो दिस इज़ नथिंग बट मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है? वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। किसी भी काम को, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कोई और काम हो फर्म के अंदर, हर काम का करने का बेस्ट तरीका जो होगा दैट इज़ उसी को अप्लाई करना इज़ मेथड स्टडी। तो आप कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उसके भी हर कोई अपने अपने तरह से पढ़ाई कर रहा है, बट बेस्ट वे टू स्टडी इज़ समथिंग एल्स। और वही हो सकता है वो बेस्ट तरीका जो फॉलो करेगा उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से लाइफ में भी बहुत सारे तरीके हैं लाइफ को जीने के लिए, बट व्हाट इज़ द बेस्ट वे दैट अगर आप फॉलो करेंगे सो यू आर एक्चुअली लिविंग द बेस्ट लाइफ। वही चीज़ यहाँ पे भी हम कह रहे हैं, फर्म की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो ये जो उनके बेटे थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कैपिटल इंटेंसिव मेथड से अगर हम काम करेंगे, मशीन को यूज़ करेंगे, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी एंड हमारी जो क्वालिटी है शूज़ की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि ये मेथड स्टडी है। तो आप इसमें अगर वैसे और इसमें क्लैरिटी चाहिए तो आप देखो, दो मेथड्स उसने बताए। पहले उसने कहा कि हमारे यहाँ लेबर से काम हो रहा था, अब बेटे ने ये बताया कि हमें मशीन से काम करना है। तो दो मेथड आपको दिए गए हैं, दोनों मेथड्स में से बेस्ट को आइडेंटिफाई करना ही टेलर की मेथड स्टडी की खास बात है। मेथड स्टडी में यही कहते हैं दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट जॉब। सो आई होप दीज ऑल केस स्टडीज़ आर क्लियर टू यू। एक केस स्टडी में आपके लिए और लाई हूँ, सो इंस्टेड ऑफ 15 में 10 ही रखी हैं जिससे कि आप इजीली इन चीज़ों को समझ लें। एक जो लास्ट केस स्टडी है, द डायरेक्टर्स ऑफ भूपेंद्र लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स वांट टू डबल द सेल्स एंड हैव गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेल्स मैनेजर। वो अपने कंप्यूटर्स का उनका काम है और वो चाहते हैं कि वांट टू डबल द सेल्स, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये अपने सेल्स मैनेजर को दी। द सेल्स मैनेजर हैज़ नो अथॉरिटी। अब उसको इस काम को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, काम मिल गया, बट इस काम को कैसे करना है उसकी अथॉरिटी नहीं मिली है। ईदर टू इंक्रीज द सेल्स एक्सपेंसेस और अपॉइंट न्यू सेल्समैन। अब आपको सेल्स बढ़ानी है तो नेचुरली आपके कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, प्रमोशन बढ़ेगा, या फिर आप नए लोगों को अपॉइंट करोगे। तो दोनों ही काम को करने का इसको अलाउ नहीं किया गया। हेंस ही कुड नॉट अचीव दिस टारगेट। इज द सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और नॉट, फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट? तो ये आपको बताना है। आई होप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर, स्टिल इफ यू कैन ट्राई द आंसर। येस, द करेक्ट आंसर हेयर इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए और आर जो है वो साथ में होने चाहिए। साथ का मतलब ये है कि जितना आप अथॉरिटी दे रहे हो उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा मतलब मिसयूज़ होगा। आपको ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई, ज़्यादा पावर मिल गई, काम उतना नहीं मिला। या अगर ऑपोजिट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, दैट मीन्स काम ज़्यादा मिल गया और काम को एग्जीक्यूशन करने की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो नहीं मिली, जो कि इस केस में था। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू गो हैंड इन हैंड। तो यही मैं आपको यहाँ पे इसको मैं समझाने के लिए हाईलाइट भी कर दिए हैं मैंने आपके लिए लाइंस, इन्हें आप चेक कर सकते हो। वांट टू डबल द सेल्स, तो पहला ऑब्जेक्टिव आ गया आपको यहाँ पे दिख गया, और उसने बोला ही कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो आप केस स्टडी में देखो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, हर केस स्टडी में आपको कीवर्ड ज़रूर मिलते हैं। आपको कहानी में ज़रूर जाना है, बट कहानी के साथ साथ यू हैव टू फॉलो द वर्ड्स जो हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़े हैं, तो उनको आपको ज़रूर रेफर करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, बट नेक्स्ट लाइन में देखिए अथॉरिटी नहीं मिली। यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दोनों टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी और नहीं सोचना, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केस स्टडीज़ को 3-4 बार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाती है। इवन एग्जाम्स में भी या बोर्ड में भी होंगे तो आपको बस केस स्टडी को 3 बार पढ़ना है, 3 बार मिनिमम आप रीडिंग दीजिए, सो दैट अगर फर्स्ट टाइम में आपका जो आंसर है सेकंड टाइम में हो सकता है चेंज हो जाए, बट जो मैं मानती हूँ, व्हाट आई फील इज़ कि हमेशा जो पहली बार आपको आंसर क्लिक करता है दैट इज़ ऑलवेज द राइट वन, क्योंकि ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है। चलिए, सो यू हैव टू अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन का मतलब है दैट मिनिमम एटलीस्ट 3 sentences you should write when you're explaining something in business studies. Okay, now we are coming on to the best way of learning the principles, उनकी हम बात करते हैं। So here is the code. Dad, you see USSR. I hope you know what USSR stands for. OIC.
तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक कॉन्वर्सेशन है, डैड यू सी यूएसएसआर, एक बच्चा बोल रहा है कि पापा आपने यूएसएसआर को देखा, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा, ओ आई सी। सो नाउ यही जो हमारे पास सेंटेंस है, आपको इससे निकालने हैं 14 प्रिंसिपल्स। सो अगेन द टाइम इज़ योर्स। आइडेंटिफाई जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका स्टार्टिंग का जो लेटर है वो यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ किया गया है। अगर आप आंसर नहीं कर पाते 14 तो आप आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू आंसर देम ऑन योर ओन फर्स्ट। Yes, so the answer is D is division of work, authority, responsibility, discipline, unity of direction. तो आप ये देखिए डैड हो गया, फिर आया U से unity of direction, C is centralization, decentralization, again USSR से हो गया unity of command, then stability of tenure, scalar chain, remuneration, OIC order, initiative। अब C जो है यहाँ पे तीनों आपको यूज़ करना है SEE, that is subordination of individual to general, ये हमने अभी केस में भी देखा था, equity मतलब equal treatment करना, and last is Asperity Corps, which says that there has to be unity in strength. So I hope this lecture was beneficial. If you like the video, please do give a thumbs up to that, and thank you so much. Upcoming video is on techniques and significance of principles of management. All the best. Take care. Bye bye.